हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा पब्लिकेशन। आज की वीडियो में हम यूपीएससी 2021 मेंस के ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। हम ट्राई करेंगे कि हम हर क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करके एनालाइज करके आपके साथ डिस्कस कर सके। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्टीप्लेनेशन। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आउट ऑफ द बुक्स आया है, जो कि हमें किसी भी बुक्स में पढ़ने के लिए नहीं मिलता। पर्टिकुलरली ये टर्म हमें पढ़ने के लिए नहीं मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ए का आंसर करने के लिए हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे और माइंड को स्क्रैच करना पड़ेगा। हमें एल्टीप्लेनेशन नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि प्लेनेशन क्या होता है। तो जब हम इरोजन एक्टिविटीज पढ़ते हैं तो हम वहां पे पैडी प्लेन्स, पेनी प्लेन्स पढ़ते हैं। तो पैडी प्लेन्स या प्लेनेशन क्या होता है? फीचरलेस प्लेन को हम पैडी प्लेन बोलते हैं कि जब किसी प्लेन पे इरोजनल एक्टिविटी की वजह से कोई भी फीचर नहीं बचता, उसको हम प्लेनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एल्टी प्लेनेशन को डिवाइड करें तो एल्टी प्लस प्लेनेशन से हमें यह समझ आएगा कि एल्टी जो वर्ड है वो एल्टीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। तो हमें इस वर्ड से यह समझ आता है कि ऐसी प्लेनेशन जो कि हायर एल्टीट्यूड पे हुई है उसको हम एल्टी प्लेनेशन कहते हैं। और हायर एल्टीट्यूड पे जो हमारा मेजरली एक्टिव इरोजनल एजेंट होता है वो होता है ग्लेशियर। सो एल्टीप्लेनेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लेशियल इरोजन। तो इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर बी है पार्ट 1 का, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर मास मॉडिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि एयर मास क्या होता है और एयर मास का प्रोसेस क्या है, क्रिएट होने का या फॉर्मेट होने का। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि एयर मास मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए हम ये लिखेंगे कि व्हाट इज एयर मास और एयर मास का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर हम आएंगे मॉडिफिकेशन पे। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जब कोई एयर मास ट्रेवल करते हुए मॉडिफाई होता है, जैसे कि एग्जांपल है कि एयर मास अगर किसी ओशन के ऊपर से गुजर रहा है तो इट कैन कैरी द मॉइस्चर आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर ओशनिक पार्ट। तो उसके एयर मास में कुछ मॉडिफिकेशन आ जाएंगी, मॉइस्चर ऐड हो जाएगा। अगर ऐसे ही कोई एयर मास किसी गर्म जगह से निकल रहा है तो एयर मास गर्म हो जाएगा और जिस एरिया पे वो जा रहा है उस एरिया को भी गर्म करेगा। तो एयर मास बेसिकली दोनों जगह मॉडिफाई हो रहा है। ऐसे ही हमने बाकी मॉडिफिकेशन को भी इस क्वेश्चन में डिस्कशन करना है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसे कौन कौन से होते हैं जो एयर मास को मॉडिफाई करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सी है पार्ट 1 का, डिस्कस द hazards associated with the rise of sea surface temperature। तो इस क्वेश्चन से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। सी सरफेस टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर का बढ़ना हम मोस्टली आजकल हर न्यूज में पढ़ते हैं और डेली ही कोई ना कोई न्यूज इससे रिलेटेड हमें पढ़ने को मिलती है। चाहे हम कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, जैसे हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए डाउन टू अर्थ पढ़ते हैं, योजना पढ़ते हैं या बाकी नॉर्मल जीएस की मैगजीन पढ़ते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने के लिए हमेशा मिलता है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि सी सरफेस टेम्परेचर क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि सी सरफेस टेम्परेचर के कॉजेज क्या है, उसके इफेक्ट क्या है और हैजार्ड्स या प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड क्या आ रही हैं। जैसे कि सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने से जो हमारा सी सरफेस है वो उसका राइज कर रहा है लेवल, जिस वजह से प्लांटेशन में, एग्रीकल्चर में या फिर जो लोग कोस्टल सिटीज में रह रहे हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। ऐसी और जो प्रॉब्लम्स हैं, हैजार्ड्स हैं, हमें इस क्वेश्चन में वो डिस्कस करनी है। हमारा क्वेश्चन नंबर डी है पार्ट 1 का, जीन पूल आर गुड होप फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इस क्वेश्चन को हमने स्टार्ट करना है जीन पूल से कि जीन पूल क्या होता है। तो व्हाट इज जीन पूल बेसिकली? तो जीन पूल सेंटर्स रेफर टू एरियाज ऑन द अर्थ वेयर इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स ओरिजिनेटेड। मतलब जीन पूल एक ऐसे प्लेसेस हैं हमारे वर्ल्ड वाइड, टोटल हमारे वर्ल्ड में 8 जीन पूल प्लेस हैं, जीन पूल सेंटर जिन्हें हम बोलते हैं। तो बेसिकली वो जीन पूल सेंटर क्या होते हैं? जीन पूल सेंटर वो होते हैं जहां पे जो प्लांट्स या जो एनिमल है उनका सोर्स वहां से रिलेटेड होता है। तो हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जीन पूल सेंटर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ये गुड होप कैसे हैं, या फ्यूचर में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में ये कैसे अपना रोल प्ले करेंगे या कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं। हमारा पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर ई है, डिस्क्राइब हाउ इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ हिमालय आर एसेंशियल फॉर हाईलैंड, लोलैंड,
सस्टेनेबिलिटी इन एशिया। तो इस क्वेश्चन में हमें, अगर हम इस क्वेश्चन को ढूंढने जाएंगे किसी पर्टिकुलर बुक के अंदर, तो हमें यह नहीं मिलेगा। बेसिकली इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करना होगा। हिमालय की लोकेशन को समझना होगा, हिमालय के हाईलैंड अपलैंड को समझना होगा कि हिमालय का जो हाईलैंड है वो हिमालय के लोअर लैंड को कैसे इफेक्ट करता है। इसका एग्जांपल है मॉनसून का, कि जो तिब्बतन प्लेटू है वो लो लैंड को या फिर नॉर्दर्न इंडिया को या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया को कैसे मैटर करता है, या कैसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या कैसे इफेक्ट करता है। ऐसे ही हमने और पर्टिकुलर चीजों को लेके इस क्वेश्चन में आंसर करना है। इस क्वेश्चन में आप हिमालय का मैप बना सकते हैं, उस मैप के अंदर हिमालय के अपलैंड लो लैंड को मेंशन कर सकते हैं, और दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं या फिर क्या इफेक्ट है एक दूसरे का, उसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 3 पार्ट हैं, ए, बी एंड सी। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम आइसोस्टेसी एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सो इस क्वेश्चन में हमें 3 कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं, एक प्लेट टेक्टोनिक्स, एक आइसोस्टेसी एंड एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और जब भी हम प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ने का स्टार्ट करते हैं तो हम तीनों कॉन्सेप्ट को ही पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आइसोस्टेसी से, फिर हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को, और फिर हम पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स को। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीनों को जोड़ के एक कॉन्सेप्ट के तरीके से समझाना है कि तीनों कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली इंडिविजुअली क्या क्या है और तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी है, गिव द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ बॉटम टोपोग्राफी ऑफ पैसिफिक ओशन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी करते हैं वो अच्छे से पढ़ते हैं रीजन्स को, पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स को या फिर ओशंस को। तो इस क्वेश्चन में हम पैसिफिक ओशन के बारे में बताएंगे। इस क्वेश्चन को हम बेहतर बनाने के लिए पैसिफिक ओशन की लोकेशन बता सकते हैं, पैसिफिक ओशन का मैप बता सकते हैं। यहाँ पे हम पैसिफिक ओशन के अंदर जो आइलैंड्स पाए जाते हैं उनकी लोकेशन बता सकते हैं, और जो हम बॉटम ऑफ द पैसिफिक ओशन है उसको डिस्कस तो करेंगे ही, जैसे कि हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ को डिस्कस करेंगे कि पैसिफिक ओशन की कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितनी है या उसकी जो बाउंड्री है वो कैसी है। और यहाँ पे हम रिंग्स ऑफ फायर को डिस्कस कर सकते हैं कि रिंग्स ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में ही क्यों पाया जाता है, कि बाउंड्री डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। इस तरह हम पूरे बॉटम टोपोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके कंटेक्स्ट ऑफ पैसिफिक ओशन इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी है, सोइल इरोजन एंड सोइल डिग्रेडेशन आर थ्रेट टू फूड सप्लाई। मेरे ख्याल से ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इससे सिंपल क्वेश्चन शायद पूरे पेपर में कोई नहीं होगा। यहाँ पे हमने ये बताना है कि सोइल इरोजन क्या होती है, सोइल इरोजन के फैक्टर्स क्या है, उसके कॉजेज क्या हैं, और उससे सोइल डिग्रेडेशन कैसे होती है, और सोइल डिग्रेडेशन होने के बाद फूड सप्लाई को थ्रेट कैसे है। तो इस क्वेश्चन में हम सोइल इरोजन बताएंगे, सोइल डिग्रेडेशन बताएंगे, दोनों के कॉजेज, दोनों के फैक्टर बताएंगे, और फिर फूड सप्लाई को किस तरीके से वो इफेक्ट करती है हम वो बताएंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम वर्ल्ड वाइड के साथ साथ जितना माइक्रो जा सकते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में हमें उसमें जाना चाहिए, कुछ एग्जांपल यूज करने चाहिए पर्टिकुलर रीजन्स को लेके। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी हमारे 3 पार्ट हैं, ए, बी एंड सी। हमारा पार्ट नंबर ए पूछ रहा है, एग्जामिन मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स फॉर वेरिड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑन द कॉन्टिनेंट्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये हमको पता है कि कॉन्टिनेंट्स जितने भी हैं हमारे देश के, अगर हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करते हैं अभी इस क्वेश्चन को समझने के लिए, तो इवन इंडिया के अंदर ही हमारे जो पर्टिकुलर रीजन है, चाहे हमारा वेस्ट इंडिया है या ईस्टर्न इंडिया है या हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है या साउथ है और नॉर्थ है, वहां पे प्रेसिपिटेशन डिफर करती है। कहीं पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होती है और कहीं पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है। तो ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम ये पढ़ते हैं कि प्रेसिपिटेशन के जो पैटर्न्स हैं वो अलग अलग जगह पे अलग क्यों होते हैं और उनके फैक्टर्स क्या हैं डिफर होने का। कि अगर हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो डेजर्ट में रेनफॉल इतनी कम क्यों होती है, एंड यहीं पे अगर हम कोस्टल सिटीज या फिर चेरापूंजी की बात करें वहां पर जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा क्यों होती है। तो हमें ऐसे फैक्टर्स को या ऐसे पैटर्न्स को ही इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी है, अबाउट मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी इज बीइंग निग्लेक्टेड, indicate the major challenges and suggest solutions in the context of law of sea।
तो अगर हम पहले पहले इस लाइन को समझें कि मैरीटाइम सिक्योरिटी इज बीइंग नेग्लेक्टेड, तो ऐसे काफी ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल्स में हमने ये बहुत बार पढ़ा है कि उन्होंने समझाया है जितना हम अपनी बॉर्डर एरियाज को सिक्योर करते हैं एज कंपेयर टू देम, हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी उतनी स्ट्रोंग नहीं है। हमारा जो मेन ध्यान है वो हमारे लैंड बॉर्डर पे होता है एज कंपेयर टू मैरीटाइम सिक्योरिटी पे या मरीन बॉर्डर्स पे। और हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इंडिकेट द मेजर चैलेंजेस एंड सजेस्ट सॉल्यूशन इन कंटेक्स्ट ऑफ लॉ ऑफ सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ द सी क्या होता है, उसके बारे में डिफाइन करने के बाद हम मेजर चैलेंजेस और साथ साथ ही कुछ सॉल्यूशन भी बताएंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को निगलेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और अगर किया जा रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी, डिस्क्राइब द मेजर टेकन बाय कार्बन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेशंस। तो हम कार्बन न्यूट्रलिटी को हमेशा पढ़ते हैं, हमने अभी रिसेंटली काफी एग्रीमेंट पढ़े हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कार्बन न्यूट्रलिटी का बहुत जिक्र होता है और बहुत ही कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जैसे कि जीरो एमिशन का एक यूएन का 2050 तक एक एम है कि हम जो हमारी CO2 का एमिशन है उसको हम जीरो कर देंगे। तो इसी कंटेक्स्ट में जाके हमें कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में बात करना है और हम ये बताएंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या होती हैं और कैसे इफेक्ट करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर को, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, और कार्बन न्यूट्रलिटी के अंदर इंडिया बेसिकली क्या कर रही है, इंडिया के टारगेट क्या है, इंडिया ने अभी तक क्या स्टेप लिए हैं, और वर्ल्ड वाइड भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे डेवलपिंग कंट्रीज को या डेवलप्ड कंट्रीज कैसे डेवलपिंग कंट्री को हेल्प कर रही हैं कि वो कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर पाए। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के भी 3 पार्ट है, A, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट हमसे पूछता है, विथ सुटेबल एग्जांपल्स इलेबोरेट ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्शन, एक्सप्लेन इट्स इंपैक्ट्स ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन वेरियस टाइप पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो जब हम ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्शन की बात करते हैं या हम ह्यूमन एडेप्शन की बात करते हैं तो एडेप्शन बहुत तरीके से होते हैं, कल्चरल एडेप्शन, बायोलॉजिकल एडेप्शन, एनवायरमेंटल एडेप्शन। तो इन एडेप्शन को लेके हमने इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बारे में इस क्वेश्चन में बात करनी है कि जो ह्यूमन कहीं पे सेटल होते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया को अडेप्ट करते हैं तो उससे इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या क्या होते हैं या क्या इंपैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट पे और इकोलॉजी पे। हमें क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में ये चीज डिस्कस करनी है विद फ्यू गुड एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हम करंट अफेयर्स को यूज कर सकते हैं, अगर हमें ऐसा कुछ करंट अफेयर आपने कहीं पढ़ा है जो इस क्वेश्चन से रिलेट हो सकता है तो यू कैन यूज देम डेफिनेटली, क्योंकि करंट अफेयर आपके क्वेश्चंस को बहुत ही इफेक्टिव बनाता है और जिससे आप अच्छे खासे मार्क्स को एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स अपना एक एज क्रिएट करके एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी है, स्ट्रीम बेसिन्स एंड ड्रेनेज डिवाइड्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स टू डेलिनिएट वाटरशेड एरिया। तो इस क्वेश्चन को लिखने से पहले आपको 3 चीजें जरूर पता होनी चाहिए कि स्ट्रीम बेसिन या रिवर बेसिन क्या होता है, ड्रेनेज डिवाइड क्या होता है और वाटरशेड एरिया क्या होता है। तो पहले आप इस क्वेश्चन में इन तीनों को डिफाइन करेंगे, फिर ट्राई करेंगे एक ऐसा डायग्राम बनाने का जिसमें आप वाटरशेड एरिया को, स्ट्रीम बेसिन को और ड्रेनेज डिवाइड को अच्छे से मेंशन कर पाए या डिफाइन कर पाए। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ एक अच्छा डायग्राम, सुंदर सा डायग्राम अगर एग्जामिनर को दिखता है और वो उस डायग्राम से ही समझ जाता है कि आपको आंसर पता है, तो आप अच्छे से मार्क्स को एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है हम इनको बेसिक 11th 12th की एनसीईआरटी के अंदर ही पढ़ते हैं, और जब हम सविंदर सिंह पढ़ते हैं अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीप जाके पढ़ते ही हैं। तो आप ट्राई करो कि ऐसे क्वेश्चन को आप ना छोड़ो और ऐसे क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स आप गेन कर सको। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी है, इंडिकेट द कॉजेज ऑफ लाइटनिंग, डिस्क्राइब द थ्रेट्स एसोसिएटेड विद इट। तो लाइटनिंग के बारे में यूजुअली हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें जब हम साइक्लोन के बारे में, टोर्नेडोज के बारे में, थंडरस्टॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो एक छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट आते हैं जिसमें से कुछ, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है लाइटनिंग का या फिर हेल स्टॉर्म्स का।
बेसिकली हम उसको एक नॉर्मल एक लुक दे के या एवरेजली पढ़ के छोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे सब टॉपिक्स होते हैं मेजर टॉपिक के अंदर से, उन्हें हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और लाइटनिंग तो हमारा डेली एक हमारे आसपास ड्यूरिंग द मॉनसून हमें दिखता ही है, तो ऐसा टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए हम स्टार्ट करेंगे कि लाइटनिंग क्या होता है। थोड़ा सा हम इसमें फिजिक्स भी लगाएंगे कि लाइटनिंग होती कैसे है, कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं क्लाउड में वो दोनों एक दूसरे से मिलके कैसे लाइटनिंग को क्रिएट करते हैं, और लाइटनिंग से क्या क्या थ्रेट एसोसिएट हैं। जैसे कि एक थ्रेट है कि जो अगर कोई भी लाइटनिंग किसी बिल्डिंग पे आके गिर जाती है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक थ्रेट हो सकता है। ऐसे जितने थ्रेट्स आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, आपको वो थ्रेट लिखने थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी होता है। ऐसे ही जैसे हमारा सेक्शन ए था, उसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट होते हैं जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन आपको करना ही करना होता है। सेम सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, उसमें भी हमारे 5 पार्ट हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो इसके अंदर भी आपको पांचों के पांचों पार्ट को अटेम्प्ट करना होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर बी है, हाउ इज एनर्जी ट्रांजिशन सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग जीरो कार्बन बाय 2050। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम ग्लोबल वार्मिंग, CO2, मेथेन या अदर ऐसी गैसेस को जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस जानी जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। जीरो कार्बन मिशन जो कि यूनाइटेड नेशन का है उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया के क्या स्टेप्स हैं पर्टिकुलरली जीरो कार्बन बाय 2050 को लेके, उनके बारे में बात करेंगे। और अगर आप इसके अंदर और भी कोई चीज करंट अफेयर की जोड़ पाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है हमें करंट अफेयर के अंदर ही पढ़ने के लिए मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में पढ़ के सोल्व नहीं होगा, क्योंकि इसके आर्टिकल आपको करंट अफेयर के अंदर ही मिलेंगे या फिर यूनाइटेड नेशन की साइट्स पे जाके मिलेंगे। तो हमने ट्राई करना है कि ऐसे क्वेश्चन पे हम मैक्स टू मैक्स जितना हो सके करंट अफेयर के एग्जांपल्स को यूज कर सके, फ्लो चार्ट को यूज कर सके, जिससे कि हम अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर सी है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन असिस्ट इन हेल्थियर एंड अ लार्जर प्रोड्यूस, जस्टिफाई विद एग्जांपल। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन अगर हमने 11th की एनसीईआरटी की एग्रीकल्चर की बुक किसी ने पढ़ी है, यूजुअली हमारे टीचर्स या हम किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी पढ़ते हैं तो हमें वो एग्जैक्टली ये बात बताते हैं कि एग्रीकल्चर पे हमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का क्लास 11th की एग्रीकल्चर की बुक में एक स्पेसिफिक एक सिंगल चैप्टर है, उसमें ये बताया गया है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होता क्या है? तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बेसिकली ये होता है कि हम ऐसा एक एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन कर रहे हैं एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, उसको हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं। अब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? जैसे हमारा ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस के अंदर हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो वो एक हमारा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हुआ जो कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर आएगा। हम ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं तो हम कंट्रोल्ड इरिगेशन कर रहे हैं, वो भी एक पार्ट होता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का। हम शेड लगा रहे हैं हमारी क्रॉप के ऊपर, जैसे हमने कई बार देखा है ग्रीन कलर का हम एक शेड लगाते हैं जिससे कि जो धूप है वो पूरी तरह से उनको लाइट ना पड़े, कम धूप हो, जिससे कि अच्छे से वो ग्रो कर सके। इसे हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये समझाना है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के मेथड्स क्या है और उनके फायदे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उनके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर डी है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंटेजियन एंड हिरारिकल डिफ्यूजन इन एड्रेसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस। तो इस क्वेश्चन में हमारी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेजियन एंड हिरारिकल डिफ्यूजन। तो हमारे ये दोनों अलग अलग टर्म है, कंटेजियन एंड हिरारिकल डिफ्यूजन। तो हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कंटेजियन और हिरारिकल डिफ्यूजन क्या होता है। तो कंटेजियन डिफ्यूजन इज अ काइंड ऑफ कल्चर डिफ्यूजन that relies on direct person to person contact for the spread of ideas, information and knowledge। तो कंटेजियन से हमारा एक वर्ड से हम ये समझ सकते हैं, जैसे हम कंटेजियन एक कंटेनमेंट जोन होता है, जैसे हमने कोविड के टाइम पे बहुत सुना है, तो उस वर्ड से हम यहाँ लगा सकते हैं कि इस कंटेजियन डिफ्यूजन का मतलब क्या है। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को, डिस्कस को या फिर आइडियाज को एक दूसरे के साथ
स्प्रेड करने की बात कर रहे हैं कंटेजियन से, कि पर्सन टू पर्सन अगर कोई इंफॉर्मेशन को आइडिया डिफ्यूज हो रहा है या फिर मूवमेंट हो रही है आइडियाज की, तो उसको हम कंटेजियन डिफ्यूजन कहते हैं। और हिरारिकल डिफ्यूजन भी हमारा सेम हिरारिकी से तरीके से कुछ आइडियाज इंफॉर्मेशन अगर मूव कर रही हैं, तो हिरारिकल डिफ्यूजन का मतलब होता है कि अगर कोई हायर प्लेसेस से लोअर प्लेसेस पे कोई आइडिया कोई इंफॉर्मेशन अगर मूव हो रही है और उस पर्टिकुलर चीज से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उसमें रीजनल इम्बैलेंस कैसे आता है। तो हिरारिकल डिफ्यूजन होता है कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई सेलिब्रिटी है या कोई एडवर्टाइजमेंट हम टीवी पे देखते हैं, वो देखने के बाद हम इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे हमने कोई एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देखी और उसको देखने के बाद हमने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया, या हमने किसी सेलिब्रिटी को शर्ट पहने हुए देखा, या हमने सेलिब्रिटी को स्मोक करते हुए देखा, और उस सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होकर हमने वो सारी आदतों को अपने अंदर यूज करने का ट्राई किया, तो वो हमारा इन्फ्यूजन है या डिफ्यूजन उसे हम कहते हैं, जो कि एक तरह का इन्फ्लुएंस है। तो इसी क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि कंटेजियन एंड हिरारिकल डिफ्यूजन से जो रीजनल इंबैलेंस है वो कैसे क्रिएट होता है और कैसे उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ई है, एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ क्रिस्टेलर इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट। तो जब हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर पे नंबर 2 के लिए पढ़ रहे होते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी को, तो हम सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ क्रिस्टेलर पढ़ते ही पढ़ते हैं। उसमें हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी प्रेजेंट टाइम में कैसे इफेक्टिव है, और हमने उस पर्टिकुलर चीज को डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए है, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट पोजेस सीरियस चैलेंजेस। जब हम डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द माइग्रेशन थिंग, कि अगर कोई माइग्रेशन इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हो रही है, तो उसको हम डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट पोजेस सीरियस चैलेंजेस, मेंशन इट्स कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सॉल्यूशन। तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं अर्बन एंड रूरल जो माइग्रेशन होती है, सॉरी रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन होती है, जो गांव के लोग शहर में आके बसने का ट्राई करते हैं, बिकॉज शहरों में जो इकोनॉमिक फैसिलिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू रूरल एरिया ज्यादा होती हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में कॉजेज बताने हैं, जैसे हमने अभी कॉजेज बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आके सेटल होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि उनसे कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, भीड़ बढ़ जाती है, जो हमारे डिजीजेज हैं उनको फैलने का ज्यादा चांसेस होते हैं। और हमने बताना कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन एक हो सकता है कि हम रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करें, इंडस्ट्रीज को रूरल एरियाज में लगवाएं, जिससे कि जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनको वहीं जॉब मिल पाए। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर पाए, जो लोग एग्रीकल्चर में हैं उनकी इनकम बढ़ पाए, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिससे हम रूरल अर्बन माइग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बी है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इन फूड सिक्योरिटी ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। हम जब भी फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम दो चीजों की मेजरली बात करते हैं, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो फूड सिक्योरिटी में एक्सेसिबिलिटी का मतलब है द एक्सेस ऑफ फूड, कि अगर मुझे फूड सिक्योरिटी की बात करनी है तो मैं बात करूंगा क्या मेरे पास 24/7 एंड 365 डेज फूड की एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है। अगर मुझे दिन में 3 मील्स चाहिए तो मुझे वो 3 मील्स की एक्सेसिबिलिटी है या नहीं, वो फूड सिक्योरिटी का पार्ट है। और दूसरा है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये है कि जितनी मेरी जेब के अंदर पैसे हैं और जहां पर्टिकुलर जिस रीजन में मैं रहता हूं, क्या मैं उस फूड को अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर ये दोनों चीजें मिक्स होके सारी फैक्टर्स को, सारे चीजों को पूरा करती हैं, तभी हम बोलते हैं कि एक रीजन फूड सिक्योर्ड है या वहां पे फूड सिक्योरिटी है। हमने पर्टिकुलरली डेवलपिंग वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को लेके कंटेक्स्ट में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर सी है, द एनवायरमेंटल इश्यूज आर नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड इन द रीजनल प्लानिंग कमेंट। तो जब हम कभी भी रीजनल प्लानिंग की बात करते हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने की बात करते हैं, तो हम वहां पे इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, सोशल प्लानिंग करते हैं और एनवायरमेंटल प्लानिंग भी करते हैं।
तो हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि रीजनल प्लानिंग को करते हुए क्या क्या एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं, और क्या जो हमारी स्टेटमेंट दी गई है द एनवायरमेंटल इश्यूज आर नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड इन द रीजनल प्लानिंग, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। इस क्वेश्चन में हम इंडिया के कंटेक्स्ट में एग्जांपल दे सकते हैं कि ऐसे कुछ इश्यूज अगर आपको किसी करंट अफेयर्स में या पास्ट कभी आपको देखने को मिले हों, तो आप इस क्वेश्चन में अगर उन चीजों को मेंशन करें तो आपके नंबर काफी अच्छे आ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए है, सजेस्ट क्राइटेरिया, इंडिकेटर एंड टेक्निक्स ऑफ डेलिमिनेशन ऑफ फॉर्मल रीजन्स। तो हमारे फॉर्मल रीजन कौन से होते हैं, हमें इसके अंदर ये बताने हैं कि फॉर्मल रीजन्स का मतलब क्या होता है। पर्टिकुलरली फॉर्मल, जैसे हम किसी कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं फॉर्मली, तो हम उसको उनकी डेलिमिनेशन को कैसे करते हैं, क्या टेक्निक रहती है, क्या इंडिकेटर होते हैं, और क्या सजेस्टेड क्राइटेरिया हो सकते हैं कि हम उसके अंदर एक टीम को यूज करें, पर्टिकुलरली जो इंडिकेटर्स हैं या पर्टिकुलर जो मेजर्स हैं उनको यूज करें। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर वो सब चीजें बतानी है जो फॉर्मल रीजन को डेलिमिनेट करते हुए हम यूज करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर बी है, बाउंड्रीज आर इंपॉर्टेंट इन जियोपॉलिटिक्स, एक्सप्लेन व्हाट इश्यूज डेवलप फ्रॉम द इंक्लूजनरी एंड एक्सक्लूजनरी एस्पेक्ट ऑफ बॉर्डर्स। तो हमने जब भी हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज या पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, तो हम बाउंड्रीज फ्रंटियर के बारे में पढ़ते हैं, उन दोनों के डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं कि बाउंड्रीज क्या होती हैं, फ्रंटियर क्या होती हैं। और जियोपॉलिटिक्स के अंदर बाउंड्री, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है तो वो एक बाउंड्री हो गया, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है वो एक बाउंड्री हो गया। तो हम पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है, इनका कॉन्सिक्वेंस क्या है, ऐसा क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि बाउंड्रीज आर इंपॉर्टेंट इन जियोपॉलिटिक्स, इस हमने पर्टिकुलर लाइन को एक्सप्लेन करना है कि वो इंपॉर्टेंट होती हैं या नहीं होती हैं जियोपॉलिटिक्स में। और व्हाट इश्यूज डेवलप फ्रॉम द इंक्लूजनरी एंड एक्सक्लूजनरी एस्पेक्ट ऑफ बॉर्डर्स, कि इंक्लूजनरी बॉर्डर्स क्या होते हैं, एक्सक्लूजनरी बॉर्डर्स क्या होते हैं। अगर हम एग्जांपल से समझने का ट्राई करें तो इंक्लूजनरी बॉर्डर वो होते हैं जो आपस में ओपन होते हैं, जैसे कि इंडिया एंड बांग्लादेश और इंडिया एंड म्यांमार। ऐसे जो ये बॉर्डर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड के लिए ओपन होते हैं, ऐसे बॉर्डर्स के एडवांटेजेस क्या होती हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। जैसे एक एडवांटेज है कि ट्रेड करने का हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, साथ ही साथ इन्फिल्ट्रेशन भी लेकिन ज़्यादा होती है अगर हमारे बॉर्डर्स ओपन होंगे। तो जो हमारी नक्सलाइट प्रॉब्लम है वो भी इंक्रीज होती है इस वजह से ही इंडो म्यांमार बॉर्डर पे। दूसरा, अगर हम एक्सक्लूजनरी बॉर्डर की बात करते हैं तो हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, हमने बॉर्डर को दोनों कंट्री के बीच में बंद किया हुआ है, तो उसमें हमारे एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, हमने इस क्वेश्चन में इन सबको डिस्कस करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर सी है, स्मॉल नंबर ऑफ मेगा सिटीज आर प्लेइंग की रोल इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड कल्चर। तो हमने मेगा सिटीज के बारे में इस क्वेश्चन में आंसर करना है। बेसिकली मेगा सिटीज होती क्या है, मेगा सिटीज ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज्यादा होती है। इंडिया के अंदर भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर ये मेगा सिटीज हैं। ऐसे ही शंघाई, पेरिस, ढाका ऐसी सिटीज हैं जिनको हम मेगा सिटीज बोलते हैं। और इनको हम मेगा सिटीज बोलते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड होता है, सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। और जैसे हम मुंबई को बिजनेस कैपिटल बोलते हैं, और यहाँ पे हमने अब इस क्वेश्चन में ये बताना है कि मेगा सिटीज होती क्या है और वो क्या की रोल प्ले कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स के अंदर, कि जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक्स है उसमें मेगा सिटीज क्या की रोल प्ले कर रही हैं और कल्चर में क्या की रोल प्ले कर रही हैं। तो अगर हम कल्चर की बात करें, जो हमारी दिल्ली की या मतलब हमारी इंडिया की जितनी मेगा सिटीज हैं जैसे कि बेंगलोर या दिल्ली, यहाँ पे कोई कल्चर नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं कि दिल्ली का कोई नहीं है, इसका मतलब ये है कि सब लोग आसपास से आके दिल्ली में बसते हैं बिकॉज ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो हमने यही सब इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है कि मेगा सिटीज कैसे एक इफेक्टिव और की रोल प्ले कर रही हैं ग्लोबल इकोनॉमिक्स में एंड कल्चर के अंदर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसके हमारे 3 पार्ट हैं, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी एंड पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ए है, व्हाई इज रेडिकलिज्म सीन एज मेजर पैराडिगम शिफ्ट इन ज्योग्राफी, एक्सप्लेन इट कॉजेज, अप्रोचेज एंड क्रिटिसिज्म। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि रेडिकलिज्म क्या होता है और रेडिकलिज्म एक मेजर पैराडिगम शिफ्ट ज्योग्राफी में कैसे है।
और साथ साथ हमें ये बताते हुए ये बताना है कि रेडिकलिज्म के कॉजेज क्या होते हैं, अप्रोचेस क्या होती हैं और उसका क्रिटिसिज्म क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में इतना डिफाइन कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन एक अच्छा तैयार हो जाएगा और एग्जामिनर को पढ़ के लगेगा कि हाँ, हमें एग्जामिनर को इस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स देने चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी है, एजिंग पॉपुलेशन हैज एडवर्स सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एजिंग पॉपुलेशन क्या होती है। तो हम 60 प्लस को एजिंग पॉपुलेशन मान के चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। हमने इस क्वेश्चन में यह बताना है कि सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस या सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें, जब हम देखते हैं कि रूरल टू अर्बन एक माइग्रेशन होती है या कोई 25 या 26 ईयर का लड़का रूरल से अर्बन में शिफ्ट करता है बिकॉज ऑफ गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, लेकिन जो पीछे उनके बुजुर्ग माँ बाप या जो एजिंग पॉपुलेशन गांव में रह जाती है वो किस तरीके से कम पैसे के साथ या अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होके बहुत कम पैसों के साथ कैसे सफर करती हैं या कैसे अपनी डेली लाइफ को चलाती हैं, किस तरह का वो खाना खाती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं एजिंग पॉपुलेशन की वजह से। और हमने इसके अंदर ये भी बताना है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इस पर्टिकुलर इशू को सोल्व करने का ट्राई करती है, क्या क्या गवर्नमेंट के स्टेप हैं और हमें एजिंग पॉपुलेशन को किस तरह से हेल्प करनी चाहिए और क्या क्या गवर्नमेंट की या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजिंग पॉपुलेशन का ध्यान रखने के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर सी है, प्रेजेंट द क्रिटिकल अकाउंट ऑफ एल्फ्रेड वेल्बर थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो जब हम एल्फ्रेड वेल्बर की इंडस्ट्रियल लोकेशन की थ्योरी पढ़ते हैं जो हमें बताती है द ऑप्टिमम लोकेशन ऑफ द फर्म इज डिटरमाइंड बाय द लेबर कॉस्ट, द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स। तो वेबर ने इंडस्ट्रियल लोकेशन की थ्योरी देते हुए हमें यह बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या लेबर कॉस्ट कितना मैटर करती है किसी एक फर्म को एडिक्वेटली वर्क करने के लिए। तो उसी थ्योरी को हमने इस क्वेश्चन में अच्छे से डिफाइन करना है। और एल्फ्रेड वेबर थ्योरी एक बहुत फेमस थ्योरी है ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर के लिए, जो कि मोस्टली लाइक हर साल पूछी जाती है। अगर हर साल नहीं भी पूछी जाती तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर पूछी ही जाती है। तो ऐसी थ्योरीज को हम जितनी भी थ्योरीज एल्फ्रेड वेबर की हैं या बाकी हमारे जियोग्राफर्स की हैं, हमें उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे कि अगर जो भी क्वेश्चन पेपर में आए उसको हम अच्छे से सोल्व कर पाए। तो हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप हमारा एनालिसिस जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन लोगों ने ये एग्जाम दिया है इस बार, दोनों को हेल्प करेगा। और अकॉर्डिंग टू मी जो 2021 के अंदर मेंस क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी ऑप्शनल का पर्टिकुलरली, ये एक पेपर डोएबल था, पेपर इजी नहीं था, लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी के पेपर को अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है और जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको अच्छे से कवर किया है, तो ये पेपर अच्छे से सोल्व किया जा सकता था। तो लेट्स होप कि कैसे बच्चों के पेपर आते हैं या मतलब मार्क्स आते हैं इस पेपर के अंदर। एंड थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।